हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज आपकी तैयारी में थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट रोल हम भी प्ले कर दें। तो कुछ एमसीक्यूज़ है जो बायो के हैं और उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यूनिट 7 है, एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब कि पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के जो भी एमसीक्यूज़ है जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो सभी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। तो ये स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, माउथ है, ईसोफेगस है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी है और इसका आंसर आई होप सब बता ही दोगे कि क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माउथ। यानी कि आप खाना जो है वो माउथ के थ्रू इंटर करते हो, इनटेक करते हो और वहीं से क्या होता है, पाचन शुरू हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो स्टार्टिंग पार्ट है वो होता है माउथ। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, आहार नाल के किस भाग से भोजन क्रमानुकंचन क्रिया द्वारा आमाशय में पहुंचता है? तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे, मुख है, ग्रास नली है, मुख गुहा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज फूड रीच द स्टमक बाय दी पेरिस्टेल्सिस? तो ये मूवमेंट क्या कहलाता है? पहले तो ये समझ लो, पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट सिंपल ये है कि आप जो खाना खा रहे हो उसको निगल रहे हो, तो निगलने का जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं क्रमानुकंचन गति या पेरिस्टेल्सिस मूवमेंट। तो इसमें वही पूछा है कि आहार नाल के किस भाग से भोजन क्रमानुकंचन क्रिया के द्वारा आमाशय में पहुँचता है। तो ये हो गया माउथ। ठीक है, यहाँ से खाना आपने इंटेक किया है, इंटेक करने के बाद ये स्टमक है, यहाँ पे फूड पहुँच रहा है, तो किसके थ्रू पहुँचता है आपको उसका नाम बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसोफेगस। क्योंकि आप देखो ये एक जो लॉन्ग ट्यूब आपको दिख रही है इसी का नाम है ग्रास नली, इसको हम बोलते हैं और इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, तो माउथ और स्टमक के बीच में कनेक्शन का काम किसका होता है? ईसोफेगस का। ठीक है, यहाँ पे देख लो ऑप्शन नंबर बी, ईसोफेगस राइट। ये क्या करता है, लार से सना हुआ भोजन ग्रास नली में पहुँचता है। ग्रास नली एक लंबी पाइप होती है और इसकी दीवार पेशी एवं संकुचनशील होती है। ग्रास नली में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आ गया है कि यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो जिस भी ऑर्गन के पास एंजाइम होगा सिर्फ वहीं पे क्या होने वाला है, पाचन होने वाला है। बाकी और कोई भी ऑर्गन जो एंजाइम रिलीज नहीं करता है वहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होगा। ईसोफेगस सिर्फ क्या करता है, एक कनेक्शन फिट करता है माउथ से स्टमक के बीच में और यहाँ पे लुब्रिकेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूकस, और ये फूड को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है, मीन्स स्मूथ बनाता है ताकि आपको फूड को निगलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये काम होता है ईसोफेगस का। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मतलब सलाइवा है, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? तो ऑप्शन है आपके, टाइलिन, लाइसोजाइम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। कौन सा होगा इसमें से आंसर आप बताओ, सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? ओके, सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। यानी टाइलिन और लाइसोजाइम ये दोनों ही क्या एंजाइम है जो लार में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके फंक्शंस यहीं पे देख लेते हैं कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। सो सबसे पहले है टाइलिन। टाइलिन का काम क्या होता है, टाइलिन स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। अब ये दोनों ही क्या है, शुगर है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। डन। सो ये क्या है, ये 10+ शुगर मॉलिक्यूल है और ये माल्टोज 2+ शुगर मॉलिक्यूल है। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये है कि आप जो भी फूड इनटेक कर रहे हो वो कॉम्प्लेक्स होता है, बॉडी को इतनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए नहीं है, वो उसे सिंपल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सिंपल है, जैसे भी आप कोई भी
क्वेश्चन पढ़ रहे हो, कोई भी आंसर रीड कर रहे हो, अगर आपको ट्रिकी लगता है तो आप उसकी ट्रिक बनाते हो, उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हो ताकि आपको याद रहे। ऐसे ही बॉडी है, जो आपके फूड यानी आप जो खा रहे हो वो कैसा होता है, जटिल होता है, उसको सरल यानी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है। इसी प्रोसेस में ये स्टार्च क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है और ये माल्टोज बॉडी उसे अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेती है, जो कि एक सिंपल फॉर्म है। ये काम किसका होता है, माउथ में ही सलाइवा का और एंजाइम प्रेजेंट होता है, टाइलिन। इसके बाद आ जाओ लाइसोजाइम। इसका सिंपल फंक्शन होता है कि आप जो भी फूड खा रहे हो अगर उसमें कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया है तो उसको किल करने का काम करता है। ठीक है, चलो, तो ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये यहीं पर लिखा है। बस यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि लार का पीएच पूछा जाता है कितना होगा, तो इसका पीएच होता है 6.8, कहीं कहीं पे 6.3 भी होगा, तो 6.3 से 6.8 के बीच में लार का पीएच होता है। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय, मतलब होता है एसिडिक मीडियम में जो सलाइवा है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। चलो, तो इसके ऑप्शंस हैं, फैट है, प्रोटीन है, स्टार्च है और फाइबर। तो क्वेश्चन है, सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच ऑफ दी फॉलोइंग। इनमें से लार जो है वो किसके पाचन में हेल्प करता है, बता दो। इससे जस्ट पहले हमने यही क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर बहुत ईजी है इसका। ओके, सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। स्टार्च मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो आप जैसे ही फूड इनटेक करते हो तो जो बकल कैविटी है, मतलब जहाँ पे टीथ, टंग और सलाइवा प्रेजेंट होता है, वहीं से क्या होता है, पाचन स्टार्ट हो जाता है। और सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल का डाइजेशन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ये बहुत आसानी से ब्रेक डाउन होता है। और जब ब्रेक डाउन होगा तो ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोला जाता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स है जो आप इनटेक कर रहे हो, और ग्लूकोज क्या है, सिंपल फॉर्म है जो बॉडी अपने हिसाब से क्या करती है, बदल देती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब वही लिखा है जो अभी पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्या है, आमाशय में यांत्रिक और रासायनिक पाचन से गुजरने वाले भोजन को क्या कहा जाता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस सुन लो क्या है, बोलस, काइल, काइम या इनमें से कोई नहीं। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आमाशय में जो भी भोजन जा रहा है, जिस भी प्रोसेस से जा रहा है, उस भोजन को क्या कहते हैं वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइम बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ लो बोलस और काइल क्या होता है। देखो, माउथ है, माउथ में अगर फूड आप इंटेक कर रहे हो, जैसे ही आप बाहर से कोई भी खाना अंदर अपने बकल कैविटी में इंटेक करते हो, वैसे ही उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और ऐसे फूड को बोला जाता है बोलस। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलस। उसके बाद ये फूड किधर जाता है, आपका स्टमक में। स्टमक में जब फूड जाएगा, इसी बोलस को हम बोल देते हैं काइम। डन। और ये फूड जब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसको बोला जाता है काइल। डन। तो सिंपल है, एक ही फूड के अलग अलग नाम है, जगह अगर चेंज हो रही है, ऑर्गन अगर चेंज हो रहे हैं तो फूड का नाम भी चेंज हो रहा है। अगर माउथ में आता है तो उस फूड को बोलते हैं बोलस, अगर स्टमक में आ रहा है तो उसी को बोला जाता है काइम, और अगर इंटेस्टाइन में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलो, ये जो बताया है वो यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको जस्ट रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पित्त रस का स्रावण किसके द्वारा होता है। तो बाइल जूस है, बाइल जूस इसमें से कौन सा ऑर्गन सिक्रीट करता है। तो आपके ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड पैनक्रियास। तो फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा कि बाइल जूस कहाँ पे बनता है, कौन सा ऑर्गन है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है और फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, तो लीवर का डायग्राम सबने देखा होगा। ये देखो, ये है लीवर, यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये है गॉल ब्लैडर। और लीवर बाइल जूस को बनाता है,
प्रोड्यूस करता है और किसके पास स्टोर कर देता है, गॉल ब्लैडर के पास। गॉल ब्लैडर से ही आपको पता है कि इधर से ही आप आगे जाओगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच होगी, और जैसे ही फूड स्टमक से पास होकर इंटेस्टाइन पे आता है वैसे ही बाइल जूस उस फूड यानी काइम के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, और जो फैट है उसके इमल्सिफिकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो बाइल जूस का काम क्या होता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है यानी वसा को तोड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि फैट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जटिल एक मॉलिक्यूल है जिसको ब्रेक डाउन करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, अगर ये स्टोर होता है तो आप सिंपल है, आप समझ गए होंगे कि कितनी मेहनत लगती है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो बॉडी भी इसी जद्दोजहद से लड़ती रहती है कि इसको कैसे ब्रेक डाउन किया जाए। तो बहुत सारे ऑर्गन इसमें हेल्प करते हैं, जिसमें से एक लीवर है जो बाइल जूस बना करके फैट को ब्रेक डाउन करता है। ये ब्रेक डाउन दो मॉलिक्यूल में होता है छोटे छोटे, एक होता है फैटी एसिड और सेकंड होता है ग्लिसरॉल। डन। तो ये है कॉम्प्लेक्स और ये कैसे हो गए हैं, सिंपल फॉर्म, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है, बाइल जूस को, और सिक्रीशन किसके थ्रू होता है, लीवर के थ्रू। चलो तो ये याद रखना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। चलो बताओ। तो ये तो बहुत इजी है, अभी अभी हमने पढ़ा है। तो ऑप्शन है आपके माल्टोज है, लाइपेज है, टाइलिन है और लाइसोजाइम है। तो बताना है कि कौन सा ऐसा एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोजाइम। अभी हमने पढ़ा है सलाइवा में ये एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, जो भी माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है। ठीक है, ओके। सो लाइसोजाइम इज़ करेक्ट आंसर, और यहाँ पे वही चीज़ें लिखी है जो हमने अभी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो माल्टोज है, ये क्या करता है, सुक्रोज को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, टाइलिन का होता है, और ग्लिसरॉल लाइसोजाइम का काम होता है जो भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। ओके, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है। ऑप्शंस हैं आपके ईसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके, सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी कि ईसोफेगस और लार्ज इंटेस्टाइन, इन दोनों में ही क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के पास भेजने के लिए। अभी समझाया था आपको पहले, ये देख लो, ये माउथ है और ये है स्टमक। फूड इधर से आप क्या करते हो, खाते हो, और ये स्टमक के पास आता है। तो ऐसे अपने आप तो आ नहीं जाएगा, तो कौन है जो ट्रांसफ़र करता है, ये एक लंबी सी आपको नली दिख रही है, पाइप दिख रहा है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये है ईसोफेगस। ठीक है, ग्रास नली। और ये ग्रास नली क्या करती है, माउथ से भोजन को स्टमक के पास ट्रांसफ़र कर देती है। डन। इसके बाद ईसोफेगस में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता। फूड आता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई भी एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे भी कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी वेस्ट मटेरियल है पूरे डाइजेशन के बाद उसे बॉडी से बाहर रिलीज करने का काम करता है, और ईसोफेगस जस्ट ट्रांसफ़र करता है फूड को फ्रॉम वन ऑर्गन टू दी अनदर। ठीक, चलो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑन्टोलॉजी क्या है। ऑन्टोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किससे है। तो ऑन्टोलॉजी बता दो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर किसकी स्टडी की जाती है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, मस्कुलर यानी पेशियों का अध्ययन किया जाता है, या तंत्रिका तंत्र का किया जाता है, या तो फिर डेंटल का किया जाता है दांतों का, या तो कंकाल तंत्र का। बताओ इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। ओके, सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑन्टोलॉजी किसको बोलते हैं, जो डेंटल यानी दांत की जो स्टडी है उसको बोला जाता है ऑन्टोलॉजी। यहाँ पे ऑप्शंस देख लो,
आंसर देख लो, ये डेंटल लिखा है। इसके अलावा और देख लो, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। और कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि आपसे प्रश्न पूछा गया था। ऑन्टोलॉजी क्या है? डेंटल, दांतों का अध्ययन। चलो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? इसको ध्यान से देखना, इसमें पूछा है 2 बार आते हैं। ऑप्शन है आपके 28, 12, 20, 32, 28, 12, 20, 32। कितने ऐसे दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, वो आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कैसे होगा चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। आपको ये पता है कि दांत आपके 4 तरह के होते हैं। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होता है। ठीक है, चाइल्ड में अगर हम बात करेंगे तो रेशियो अलग होता है, एडल्ट में बात करोगे तो अलग होता है। ठीक है, दोनों में देखते हैं। अगर हम चाइल्ड में बात करते हैं तो इंसीजर के नंबर है 2, कैनाइन होता है 1, प्री मोलर नहीं होता है और मोलर होते हैं 2। टोटल काउंट करो कितने हो गए? 5। और आपको पता है कि ये हमारे इस टाइप से टीथ होते हैं। अगर इसको हम सेंटर से डिवाइड करें तो 1, 2, 3, 4 4 पार्ट में ये डिवाइड हो गया। अगर हमें एक साइड का पता है तो हम बाकी 3 साइड के ईजिली क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। तो टोटल 5 है, इसमें 4 कर दो तो ये आ जाएंगे 20। तो बच्चों में टोटल कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। इसी तरह एडल्ट में आ जाओ, इंसीजर 2 होता है, कैनाइन 1 होते हैं, प्री मोलर 2 होते हैं और मोलर होते हैं 3। तो ये कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 32 हो गया। तो जो एडल्ट होते हैं उसमें टोटल कितने दांत होते हैं? 32। 20 और 32 एक साथ काउंट करो तो कितना हो गया? 52। तो ऑल ओवर अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पूरे जीवन काल में कितने दांत आते हैं तो आपको बताना है 52। और अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कि 2 बार कौन से दांत है तो आपको पता है कि 20। अगर ये 20 जाएंगे, टूटेंगे तो फिर ये 20 दोबारा आएंगे, तभी मिला करके 32 हो रहा है। तो 2 बार जो दांत आते हैं उसका जो नंबर है वो है 20। ठीक, चलो तो ये हो गया आपका आंसर 20। यहाँ पे लिखा है 20 दांत है। ये स्थायी यानी परमानेंट कहते हैं, क्योंकि एडल्ट में ये 32 दांत होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अगर ये एक बार टूटे तो दोबारा ये नहीं आते हैं। चलो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? कुल मिला के क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऐसा पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक खाना रहता है, रुकता है और सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, फाइनल डाइजेशन जहाँ पे होता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस है आपके स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और लीवर। आप बताओ कि पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन है वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और सबसे यानी फाइनल जो डाइजेशन होता है वो भी यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि ये छोटी आंत में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण भी होता है। मतलब कि ये देख लो, ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पे फाइनल डाइजेशन हो जाएगा। और साथ में जो भी न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी के लिए यूज़फुल है, ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? सर्कुलेट हो जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पे आ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। और इधर से जितना भी वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और जो भी सॉलिड वेस्ट बचता है वो रेक्टम और एनस के थ्रू पूरी बॉडी से क्या होता है? बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है कुफ्फर कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो इसका ऑप्शन है आपके किडनी हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर। फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा? कुफ्फर कोशिकाएं। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीवर। लीवर में क्या पाई जाती हैं? कुफ्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये कोशिका, इनका काम क्या होता है? जो भी आरबीसी होती है, चाहे वो पुरानी हो गई हो या फिर वो मृत यानी डेड हो गई हो, उसका भक्षण करती है। मतलब ये सेल है, सेल में अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है, या तो फिर डेड हो गई है और ये ऐसी सेल में पड़ी हुई है, तो ये स्पेस क्या करेगी? कवर करेगी। तो इसलिए ये जो सेल होती है कुफ्फर
कोशिकाएं वो इनको क्या करती हैं, साफ यानी क्लीन करने का काम करती हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये याद रखना है, लीवर के अंदर होता है स्पेशली। ठीक है, तो लीवर के अंदर जो भी आरबीसी है जो बेकार है, बिना किसी काम के पड़ी हुई है, उन सबको साफ करने का काम कोशिकाएं करती हैं और उसका नाम क्या होता है, कुफ्फर कोशिकाएं। चलो अगला प्रश्न आता है, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन जो है वो इनमें से किस ऑर्गन पे संग्रहित होता है, ये बताना है। लीवर में होता है, मसल्स में होता है, एपिडर्मिस में होता है, या लीवर और मसल्स दोनों में होता है। तो ग्लाइकोजन बताओ फटाफट कहाँ पे संग्रहित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लीवर में और मसल्स इन दोनों में ही ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर रहता है। ठीक है, अगर ग्लाइकोजन की बात हम करें तो ये मेनली जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसमें पाया जाता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो लीवर और जो मसल्स होती है, उन मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें ये स्टोर रहता है। ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर रहता है, आपको पता है कि ग्लूकोज है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अभी हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है तो ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, अब यही ग्लूकोज जितना हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को वो तो यूज़ करता है, बट इसके अलावा अगर ग्लूकोज थोड़ा सा भी रह जाता है तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन स्टोर रहता है तब तक के लिए जब तक कि हमारी बॉडी को वापस से एनर्जी की नीड नहीं होती है। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, लीवर में और मसल्स में। तो ये याद रखना है कि ग्लूकोज ही है जो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में, और इमरजेंसी या फिर जब भी हमें एनर्जी की नीड होती है उस टाइम पे ये ग्लाइकोजन वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, और हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी छोटी आंत का भाग है। अब इसमें से आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताने हैं कि कौन से हैं। तो डुओडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, ऑल ऑफ द अबव, कौन से है इसमें से पार्ट वो बता दो फटाफट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही यानी डुओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या होते हैं, भाग होते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी डायग्राम भी बना हुआ था, एक सेकेंड, ये देखो। चलो, तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्टमक होता है। ठीक है, इधर से ये अटैच है, तो ये जस्ट ये आपका जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है डुओडेनम। इसके बाद ये बीच का जो मैसी सा एरिया दिख रहा है ये कहलाता है जेजुनम। और इस वाला ये पार्ट जो आके लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच हो जाता है इसको बोला जाता है इलियम। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए और यही आपसे पूछा गया था। चलो, उसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अब बताना है मिक्स ग्लैंड कौन सी है। मिक्स ग्लैंड का सिंपल मीन्स ये होता है कि ऐसी ग्लैंड जो दोनों काम करती है, एंडोक्राइन भी, और साथ में एक्सोक्राइन भी। एंडोक्राइन का मीन्स होता है ऐसी ग्लैंड जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, और एक्सोक्राइन का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रीशन करती है। बट कोई ऐसी भी है जो दोनों का काम करती है एक साथ, उसी का आपको यहाँ पे नाम बताना है। आपके ऑप्शंस हैं पैनक्रियाज है, लैक्रिमल है, थाइमस है और एड्रीनल है। इसमें से बताओ कि सही ऑप्शन क्या होगा मिक्स ग्लैंड का। तो आंसर है इसका सही पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होता है, मिक्स ग्लैंड का काम करती है। ठीक है, यानी एंजाइम भी सिक्रीट करती है और हार्मोन भी सिक्रीट करती है। अब यहीं पे ये देख लो कि कौन से हार्मोन है और एंजाइम है। तो एंजाइम 3 एंजाइम सिक्रीट करता है पैनक्रियाज। एक होता है ट्रिप्सिन, सेकंड है लाइपेज, और थर्ड आता है अमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज किसको करता है, कार्बोहाइड्रेट। डन। हार्मोन में इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो याद रखना है इंसुलिन।
इंसुलिन का सिक्रीशन करता है, और आपको पता है इंसुलिन क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में, ठीक है। तो ये काम होता है पैनक्रियाज का। पैनक्रियाज के अलावा याद रखना सेकंड मिक्स ग्लैंड होती है लीवर है, लीवर भी मिक्स ग्लैंड का काम करती है, ठीक है। आ जाओ, तो यहाँ पे ये देख लो पैनक्रियाज क्या होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो पहली सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो गई, लीवर। लीवर ह्यूमन में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, और इसके बाद होती है पैनक्रियाज, ठीक है। चलो, एड्रीनल को याद रखना है, ये ग्लैंड क्या होती है, इमरजेंसी की ग्लैंड होती है, मतलब जब भी आपको डर लगता है या फिर आप बहुत एक्साइटेड होते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है और हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है। इस टाइम पे हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो है एड्रेनलिन हार्मोन, और ये जिस ग्लैंड से रिलीज़ होता है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। और उसी ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, थाइमस ग्लैंड का, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी ग्लैंड, ठीक है। आ जाओ, अगला प्रश्न है जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, यानी गैस्ट्रिक जूस है, इसमें कौन सा एंजाइम है ये बता दो। ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, बोथ होगा या नन ऑफ दीज होगा। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या है कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है। तो इसका सही आंसर है बोथ, यानी रेनिन भी होता है और पेप्सिन भी। गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ये प्रेजेंट होता है स्टमक में, ठीक है। इसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन का काम याद रखना है, ये प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेनिन को याद रखना है, जो भी आप मिल्क पीते हो उस मिल्क को कर्ड यानी दही में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, रेनिन का। तो ये इसके दो इम्पॉर्टेंट काम है, ये याद रखना। पी से याद रखोगे, पी से पेप्सिन किस स्टार्ट होता है, तो पी से ही क्या होगा, पी से ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ओके, सो बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन है। ये यहाँ पे जो भी बताया है वो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको जस्ट रीड आउट कर लेना। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या है, अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन देखो आ गया, अभी अभी हमने पहले पढ़ा है कि जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाटिक जूस है, उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उसी को आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन है आपके अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ऑल ऑफ द अबव। तो आई होप सबसे इसका आंसर बन जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं, पैनक्रियाज में। ओके, अगला प्रश्न आता है इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है। देखो ये इंसुलिन आ गया अगेन, अभी हमने पढ़ा है इंसुलिन हार्मोन कहाँ पे बनता है, ये बनता है पैनक्रियाज में, और इसके कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, तो ऑप्शन है डायबिटीज़, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्वाइटर और स्कर्वी। कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन हार्मोन के अल्पस्रावन की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायबिटीज़। इंसुलिन की वजह से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है डायबिटीज़। ओके, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, ये हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, तो अगर ब्लड शुगर लेवल डाउन हो रहा है, कम है, उस टाइम पे इसको बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। और अगर ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है उस स्टेज को बोला जाता है डायबिटीज़। तो इन दोनों को आपको याद रखना है कि अगर शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा है देन डायबिटीज़ है, अगर शुगर का लेवल कम हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी सी नली होती है, उसको क्या बोलते हैं। मतलब कि अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा था कि क्या है, तो ये हो गई बड़ी आंत और यहाँ पे होती है छोटी आंत। ये दोनों जहाँ पे आके ज्वाइंट होते हैं, इस ज्वाइंट को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके रेक्टम, कोलम, सीकम, जेजुनम। फटाफट बता दो क्या होगा। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीकम। जेजुनम हमने पढ़ा था, ये बीच वाला भाग होता है, ठीक है। रेक्टम यहाँ पे आता है, कोलन आपका ये वाला पार्ट होता है, और ये जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत आपस में आके मिक्स हो जाते हैं इस एरिया को क्या बोला जाता है, सीकम, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ को क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा सीकम, ठीक।
ओके और यहाँ पे क्या याद रखना है, सीकम के पास ही एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी उंगलियों के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये कैसा अंग होता है, अवशेषी अंग होता है। ओके यहाँ पे देख लो, ये है, ये उंगली की जैसी स्ट्रक्चर है और यहीं पे सीकम है, इसी को क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स, जो कि एक अवशेषी अंग है, मतलब कि ये ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक, ओके तो ये था जो भी हमने अभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र मतलब है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हमारी बॉडी में एक ऐसा तंत्र होता है जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिलीज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी को क्या बोला जाता है, उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अब बॉडी में कौन से और कितने ऐसे ऑर्गन हैं जो ये काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है किडनी, ब्रक, सेकंड पे आता है फेफड़ा, लंग्स, थर्ड में है लीवर, फोर्थ में आता है स्किन और फिफ्थ में आता है आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये 5 ऐसे ऑर्गन हैं जो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेते हैं और ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करते हैं। ठीक है, ओके किडनी का क्या काम होता है, ये क्या रिलीज़ करता है, तो आप सबको पता है यूरिया। ठीक है, उसके बाद फेफड़ा, ये क्या वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज़ करता है, CO2 रिलीज़ करता है। ठीक है, आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, इनहेल करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हो, तो ये जिस ऑर्गन के थ्रू होता है उसको क्या बोलते हैं, फेफड़ा। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये काम इसका हो गया। लीवर क्या काम करता है, एक तो डाइजेशन में भी अभी आपने देखा बाइल जूस बनाने का काम करता है, पर साथ में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का भी काम करता है, यानी उत्सर्जन तंत्र का भी। तो ये क्या करता है, अमोनिया अभी आप पढ़ोगे एक नाइट्रोजनी वेस्ट है, ये अमोनिया को किस में बदलता है, यूरिया में। ठीक है, तो ये भी एक वेस्ट मटेरियल है जो लीवर इसे कन्वर्ट कर देता है। स्किन सबको पता होगा, स्किन का काम क्या है, ये स्वेट यानी पसीना रिलीज़ करता है, साथ में सीबम रिलीज़ करता है, वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन, आंत, इसमें कौन से इंटेस्टाइन की बात कर रहा है, लार्ज, तो ये याद रखना है, स्मॉल नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, उसको बॉडी से बाहर रिलीज़ करने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास उत्सर्जन अंग है और इसी से रिलेटेड अब आगे क्वेश्चंस हैं। चलो तो ये देख लो, यहाँ पे ये किडनी है, अभी अभी हमने पढ़ लिया, ये 2 होती हैं, पेयर्ड में होती हैं, याद रखना है। चारों तरफ झिल्ली होती है, ये किडनी है, इसके चारों तरफ जो झिल्ली है उसी को क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम झिल्ली बोलते हैं। इसमें इसकी जो कार्यात्मक इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन, मतलब कि जो फिल्ट्रेशन का काम है वो मेनली जो करता है वो क्या है, नेफ्रॉन है, और ये यूरिया को छानने का काम करता है। ठीक है, फेफड़ा अभी पढ़ाया। लंग्स क्या करता है, CO2 और जो भी जलवाष्प होते हैं उनका उत्सर्जन करता है। लीवर देख लो, ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ये अभी हमने पढ़ा है। और पित्त रस का स्रावण भी करता है, मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्किन, ये भी पढ़ा दिया आपको, ये क्या करता है, स्वेट रिलीज़ करता है और साथ में सीबम रिलीज़ करता है। सीबम क्या है, ये इसको आप नेचुरल ऑयल बोल सकते हो। क्या है, नेचुरल ऑयल। ठीक है, सिंपल है। सभी की जो स्किन होती है, हेयर्स में आप देखो कि 1 से 2 दिन, जैसे आप हेयर वॉश करते हो 1 से 2 दिन के बाद उसमें कुछ ऑयल जैसा सिक्रीट होने लगता है, तो वो जो सिक्रीट है वो किसका होता है, सीबम का होता है, यानी नेचुरल ऑयल आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक क्या है, सिक्रीट होता रहता है, और ये स्किन का काम है सिक्रीशन का। इंटेस्टाइन, ये बड़ी आंत है, इसके द्वारा जो अपशिष्ट भोजन होता है उसको बाहर निकालने का काम किया जाता है। ठीक है, तो ये इंट्रो था उत्सर्जन तंत्र का। चलो फटाफट आ जाओ, प्रश्न जो है वो देख लेते हैं और इनके आंसर क्या है सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है, तो किसमें होता है ये, यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजनी और अन्य जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनका बहिष्कार होता है। नाइट्रोजनस एंड अदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस आर बाइकॉटेड, सो इन रेस्पिरेशन, इन सर्कुलेशन, इन एक्सक्रीशन एंड इन न्यूट्रिशन। श्वसन में, परिसंचरण में, उत्सर्जन में और पोषण में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बता दोगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्सर्जन में ही नाइट्रोजनी और कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है, जीवों के शरीर, सॉरी ये तो ऑप्शन हो गया, चलो
कोई बात नहीं, आ जाओ। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, कौन सा ऐसा अंग है जो पूर्ण उत्सर्जी अंग है? ऑप्शंस हैं आपके, किडनी, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स या कार्पल्स। तो पूर्ण उत्सर्जी अंग कौन सा है? सबसे बन जाएगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट है। किडनी क्या है? पूर्ण है, क्योंकि आपने ये सारे जो ऑप्शंस देखे हैं ये सब किडनी के अंदर होते हैं, तो ये सब इनकम्प्लीटेड है। अगर किडनी नहीं होगी तो किडनी के अंदर ये तीनों आते हैं, तो पूर्ण उत्सर्जी अंग की कैटेगरी में किसको आप रख दोगे? किडनी को। ठीक, ओके। सो ये अभी पढ़ लिया है, 2 जोड़ी किडनी होती है, ये आप जस्ट देख लेना एक बार। इसमें आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, नेफ्रॉन जो है वो कार्यात्मक इकाई होती है किसकी? किडनी की। ठीक, ओके। यहाँ पे देख लो डायग्राम में, ये किडनी बनी हुई है, इसके ऊपर ये ग्लैंड है, इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एड्रीनल, अभी हमने पढ़ा है। इमरजेंसी ग्लैंड होती है और ये हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, ये इसके अंदर ये देख लो, ये जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं इसके अंदर होता है नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन में ही जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे आप देखो रेड और ब्लू यानी आर्टरीज बनी है और वेन्स बनी है, धमनी और शिरा बनी है। शिरा के माध्यम से ब्लड किडनी में आता है और धमनी के माध्यम से वापस बॉडी में क्या है? ब्लड फिल्टर होने के बाद चला जाता है, और जो भी वेस्ट है वो इस यूरेटर के थ्रू किधर आ जाएगा? आगे आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बना है यूरिनरी ब्लैडर और ये होता है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में पूरा यूरिया आके स्टोर होता है और जैसे ही ब्रेन मैसेज करता है यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है बॉडी से। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम का। आ जाओ, अगला प्रश्न है, यूरिया का संश्लेषण होता है, मीन्स यूरिया इज सिंथेसाइज्ड बाय, यूरिया किसके द्वारा बनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं किडनी, लंग्स, लीवर, पैनक्रियास। तो इसमें तो आप एलिमिनेट भी कर लोगे तो आपको ऑप्शन आ जाएगा, लंग्स तो आपको पता है कि यूरिया तो बनाने वाला नहीं है, पैनक्रियास भी नहीं बनाता है, बचा लीवर और किडनी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चलो, तो आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में ही बताया था कि लीवर क्या करता है? अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। तो सबसे पहले यूरिया जिस ऑर्गन पे बनता है उसका नाम क्या हो गया? लीवर। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, लीवर। तो ये क्या है? ये हानिकारक पदार्थ अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है? यूरिया में। बाद में ये यूरिया यूरिक अम्ल में बदल जाता है किडनी की हेल्प से। तो ये काम किसका होता है? लीवर का। तो आपको याद रखना है कि लीवर ही क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। बाद में ये यूरिया जैसे ही किडनी के पास जाएगा यूरिक अम्ल में बदल जाएगा और यही यूरिक अम्ल यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। देखो अगेन वही क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा घुमा दिया है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। बता दो पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, इन स्टमक। तो स्टमक तो बिल्कुल नहीं होगा, डाइजेशन में पैनक्रियाज भी नहीं होने वाला है। किडनी और लीवर में फिर से बताओ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लीवर। ठीक है, तो आपको पता है अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर। अभी हमने पढ़ा है, सेम। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? मतलब अगर लीवर खराब हो जाता है तो उस टाइम पे बॉडी में क्या ऐसा मटेरियल है जो बढ़ जाएगा इन चारों में से? अमोनिया, यूरिया, प्रोटीन, यूरिक एसिड। बताओ क्या होगा? बहुत आसान है, एकदम बता दोगे अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर होगा। अगर लीवर खराब होता है तो क्या बढ़ जाएगा बॉडी में या ब्लड में? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनिया। सिंपल है, क्योंकि यूरिया यकृत क्या करता है, लीवर क्या करता है, अमोनिया को ही तो कन्वर्ट कर रहा है यूरिया में, तो बढ़ने की भी ज़्यादा संभावना किसकी होती है? अमोनिया की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। ओके, अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में यूरिन रिलीज करता है। कितना यूरिन सिक्रीट करेगा एक स्वस्थ मनुष्य? तो ऑप्शन है आपके 1.5 लीटर, 3.0 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर। तो इसमें आप सही आंसर क्या हो जाएगा? एक इंसान अगर वो नॉर्मल है, स्वस्थ है, तो वो एक दिन में कितना यूरिन रिलीज़ करता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर।
जस्ट फैक्ट है, इसको याद कर लेना है, इसमें और कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि जो यूरिन है उसका आपको पीएच याद रखना है, कितना होता है 6.0, और यहीं पे आप रिपीट कर लो, सलाइवा हमने पढ़ा है, इसका पीएच कितना होता है 6.3 से 6.8, ठीक है। तो रिवीजन भी हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो यूरिन है उसका जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो यूरोक्रोम है, ये इसको याद रखना है कि इसकी वजह से जो यूरिन है उसका जो कलर है वो कैसा होता है, पीला, हल्का पीला रंग हो जाता है, ठीक है। बस, और इसमें कुछ भी याद रखना। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या है, अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंग में कौन सा उत्तरदायी है। Which of the following human organ is responsible for detoxification of alcohol? मतलब अल्कोहल आप पी रहे हो तो वो कैसा होता है, टॉक्सिक नेचर का होता है, उसको डीटॉक्सिक, बॉडी में जाते ही डीटॉक्सिक नेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी आपकी तुरंत हार्म नहीं होती है, इन फ्यूचर तो होगी, होती सिंपल है, कोई भी आप इस टाइप के अल्कोहल का अब्यूज़ करोगे, उसको लोगे तो एक टाइम के बाद बॉडी तो ख़राब होनी है, लेकिन तुरंत जो है वो डीटॉक्सिक नेचर में हो जाता है। तो ये कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो ये काम करता है डीटॉक्सिक करने का अल्कोहल को, लीवर, हार्ट, लंग्स, किडनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। लीवर का काम क्या होता है, ये क्या करता है, अल्कोहल को डीटॉक्सिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो सेफ रहते हैं, ठीक है। ओके, चलो आज अगला प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना, ये क्या है, इसमें से आपको ये जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, जो कथन है, उसको पढ़ना है और अच्छे से ये विचार करना है कि कौन सा सही है या फिर है, ठीक है। पहला क्या दिया है, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस जाता है। सेकंड है, वोमन संपुट से निष्यादित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है, जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, इसको पढ़ो ध्यान से और आंसर बताओ कि कौन सा सही है या फिर है, केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे सिंपल ये पूछ रहा है कि आपको ये पता है कि किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, तो किडनी में क्या जो ब्लड है वो एक्सक्रीशन के बाद आता है, मतलब ये किडनी है, ठीक है, समझना। आपको पता है ये यहाँ पे वेसल्स होती हैं, शिरा क्या कर रही है, ब्लड लाने का काम कर रही है। तो क्या जब एक्सक्रीशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यूरिया आपकी बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा, तब आएगा क्या ब्लड, पहला स्टेटमेंट ये है। सेकंड आपसे ये बोल रहा है अंदर होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम यहाँ पे लिखा है वोमन संपुट। वोमन संपुट में क्या होता है, ये एक बाउल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसमें होते हैं पोर्स। ये सिंपल आप ऐसा समझो कि ऊपर से आप चाय डाल रहे हो, चाय में चाय पत्ती के जो बड़े पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे और जो भी लिक्विड वाला पोर्शन है वो सारा किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन का काम करता है वोमन कैप्सूल, ठीक है। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि पहला आपको ये बताना है कि क्या किडनी में जो ब्लड आता है वो एक्सक्रीशन के बाद आता है, और दूसरा ये पूछ रहा है कि जो वोमन कैप्सूल है उसमें जो भी द्रव है वो नलिकाओं से गुजरता है और ग्लूकोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। तो क्या दोनों सही हैं या सिर्फ एक सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो ऑप्शन जो है, सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि जो वोमन कैप्सूल है वो क्या करता है, चाय तो सबने छानी होगी, ठीक है, तो उसमें चाय पत्ती क्योंकि बड़े पार्टिकल्स में होती है इसलिए वो छन्नी पे रह जाती है और जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो कहाँ आ जाता है, कप में आ जाता है। ऐसे ही बॉडी में होता है कि जब फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं जो बॉडी के लिए यूज़फुल है, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब भारी वेट के होते हैं, बड़े होते हैं, तो ये कहाँ रह जाते हैं, वोमन कैप्सूल के ऊपर रह जाते हैं और नीचे सिर्फ क्या आता है, बारीक पोर्शन आता है जो बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है। तो सेकंड ऑप्शन यही बोल रहा है कि क्या वोमन कैप्सूल में जो ग्लूकोज है उसका अवशोषण वापस से हो जाता है, तो सही बोल रहा है। लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ये क्या बोल रहा है, उत्सर्ग अपनयन के पश्चात, तो एक्सक्रीशन के बाद ब्लड नहीं आता है ना, एक्सक्रीशन के पहले आता है। सिंपल है, जब ब्लड आएगा तभी तो वेस्ट मटेरियल बनेगा और तभी तो बॉडी उसे रिलीज करेगी बाहर। तो इसमें क्योंकि बाद में बोल रहा है, बाद में नहीं होगा, पहले होगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पे देख लो, ये अपनयन के पूर्व होता है, यानी कि ब्लड जब आएगा उसके बाद एक्सक्रीशन होगा, उसके पहले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लड फिल्ट्रेशन जो होता है, प्यूरिफिकेशन, उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, हीमोलिसिस बोलते हैं, या फिर पैरालिसिस बोलते हैं। तो ब्लड फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? एक तरह से इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी है ये। जब किसी भी ह्यूमन की किडनी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, अगर दो किडनियाँ होती है, दो में से अगर एक भी डैमेज है तो एक पूरा काम वैसा ही करेगी जैसा दोनों एक साथ मिलके कर रही थी। बट अगर इन केस दोनों किडनियाँ डैमेज हो जाती हैं, उस सिचुएशन में उसका ब्लड तो प्यूरिफाई करना है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा तो बॉडी में टॉक्सिसिटी क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। इसलिए उसको क्या करते हैं, उसका डायलिसिस कराया जाता है। एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, उस मशीन में उस इंसान का पूरा ब्लड निकाला जाता है, वापस से फ़िल्टर करके फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को बोला जाता है डायलिसिस। तो वही आपसे पूछा गया है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें लिखी हुई है। जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, ये परासरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर याद रखना है। ये क्या होता है समझ लो, सिंपल। ये एक बॉक्स है, ये सेकंड बॉक्स है, दोनों में ही लिक्विड भरा हुआ है। एक हाई कंसंट्रेशन में है और एक है लो कंसंट्रेशन में। इन दोनों को आपस में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है, और ये इसमें से दोनों को ओपन कर दिया गया है, और ये तब तक एक दूसरे का जो भी लिक्विड है वो ट्रांसफ़र करेंगे जब तक दोनों का कंसंट्रेशन कैसा नहीं होता है, इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब इससे भी वाटर जा रहा है और इससे दोनों एक का वाटर एक दूसरे के बॉक्स में पास हो रहा है। ये तब तक चलने वाला है ट्रांजैक्शन जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन कैसा नहीं हो जाता, इक्वल नहीं हो जाता है। अगर इसको आपको बीच में इस प्रोसेस को स्टॉप करना है तो इसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और ये जो प्रेशर आप लगा रहे हो इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, तो ये डायलिसिस आपको बता दिया, शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया होती है ब्लड के। चलो, अब आपको ये स्टेटमेंट दिए, इनको पढ़ना है और इसमें से बताना है निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ऑल द ब्लड इन द बॉडी गेट्स मिक्स थ्रू द किडनी। सेकेंड है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। फोर्थ है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो इन चारों को ध्यान से पढ़ो और ये बताओ कि इसमें से कौन सा सही है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, वो कौन सा है वो आपको पिक करना है। चलो, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ यही सही है, क्योंकि आपको पता है कि किडनी में ही पहला पूरे बॉडी का ब्लड क्या होगा, जाएगा, वहाँ से वो प्यूरिफाई होगा और बॉडी में वापस से सर्कुलेट हो जाएगा। इस वजह से ये ऑप्शन सही है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत हैं। अगला प्रश्न है डायलिसिस किससे संबंधित, तो ये बता दो कि अभी अभी हमने पढ़ा है, लीवर है, आई है, किडनी है, ब्रेन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किडनी। डायलिसिस किससे संबंधित है, किडनी से। चलो, अगला प्रश्न आता है यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। तो यूरिया आपको बताना है इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय इंटेस्टाइन, स्टमक, किडनी और प्लीहा। तो बता दो कि यूरिया को ब्लड से प्यूरिफाई करने का काम किसका होता है। आपको पता है कि लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, बाद में यही यूरिया किसके पास आता है, किडनी के पास, और किडनी उससे क्या करती है, ब्लड से सेपरेट करने का काम करती है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किडनी। ठीक है, तो इंटेस्टाइन नहीं होगा, स्टमक भी नहीं होने वाला, स्प्लीन भी नहीं होगा, सही ऑप्शन है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं। तो किडनी आपको बताना, इन ह्यूमंस द किडनी आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। किसका पार्ट है, न्यूट्रिशन का है, ट्रांसपोर्टेशन का है, एक्सक्रीशन का है, रेस्पिरेशन का है। अगेन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको किडनी बताना है इसमें से किस प्रोसेस का पार्ट है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रक यानी किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। द एवरेज ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द किडनी, किडनी से पर मिनट कितना ब्लड पास होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं 100 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। क्या होता है? सीसी का मतलब है यहाँ पे क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब से। तो आपको ऑप्शन सही बताना है कि 1 मिनट में किडनी से कितना ब्लड फिल्टर होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1200 सीसी। ये फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और जो 2 चीज़ें हैं वो याद रखने वाली ये हैं, इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रक्त क्या होता है? शुद्ध होता है। तो 1500 लीटर है, 500 लीटर, इसको याद रखना है। और सेकंड है लगभग 1.5 लीटर डेली क्या होता है? बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायलिसिस फॉर हुज वर्क इज़ यूज्ड दिस, अपोहन जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो अपोहन यानी डायलिसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसमें से किसके लिए यूज़ होता है आपको बताना है। हार्ट है, किडनी है, लीवर है और लंग्स है। तो ये भी अगेन बहुत इजी है, अभी पढ़ा है हमने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, सॉरी किडनी। ठीक है, तो किडनी क्या करता है? डायलिसिस करता है। ये अभी हमने पढ़ा है कि अगर किडनी ख़राब होती है, डैमेज हो जाती है, तो उस सिचुएशन में जो किडनी का काम करेगा उसी को क्या बोला जाता है? डायलिसिस। ओके, अगला प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किडनी आपकी काम नहीं करती है, उस परिस्थिति, उस सिचुएशन में कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बॉडी में क्या होगा? जमा होने लगेगा। तो आपको बताना है, शरीर में वसा जमा होगा, प्रोटीन जमा होगा, फैट, शर्करा, शुगर जमा होगी, या रक्त में जो भी अन्य वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे? स्टोर होने लगेंगे। तो सिंपल आप बता दो, अगर किडनी काम नहीं करती है उस सिचुएशन में बॉडी में क्या स्टोर होने लगेगा? तो बहुत आसान है, इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन दी ब्लड। ना तो फैट स्टोर होगा, क्योंकि फैट और लीवर का कोई कनेक्शन नहीं है, प्रोटीन भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा। ये तीनों ही किस में हमने पढ़े हैं? डाइजेशन में। तो बचा क्या? वेस्ट बचा। ये वेस्ट से ही क्लियर हो जाता आपका। तो नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया ब्लड में। तो ये सब क्या होने लगेगा? स्टोर हो जाएगा, अगर किडनी काम करना बंद कर देती है तब। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। ये अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो इनको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऑप्शन में ये तीनों दिया हो और ये पूछ ले कि इन तीनों में से आप बताओ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है। या तो तीनों है या तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीनों। अमोनिया भी है, यूरिया भी है और यूरिक अम्ल भी है। किडनी क्या करती है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया के द्वारा इन्हें रुधिर से अलग करके मूत्र से बाहर निकालने का काम करती है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है जिसमें यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सभी बॉडी से क्या होते हैं? बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? यानी कि जो किडनी है उसका काम नहीं है, वो बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, सेकंड है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, थर्ड है यूरिया को छानकर बाहर करना, और फोर्थ है कई हार्मोन का स्रावन करना। तो इसमें से आपको बताना है कि किडनी का काम नहीं है। तो देख लो, जल की मात्रा का नियंत्रण भी ये काम है इसका। जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शुगर की मात्रा का नियंत्रण करना। ये इसका काम नहीं है। ये किसका काम होता है? आपको पता है, पैनक्रियाज का, क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा है? इंसुलिन, हमने पढ़ा है अभी। डन। तो ये काम किसका हो जाएगा? पैनक्रियाज का। बाकी सभी किसके काम होते हैं? किडनी के। ओके, अगला प्रश्न है, मानव वृक्क अश्मरी मतलब यहाँ पे स्टोन की बात की गई है, में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। यानी कि जो स्टोन, जो पथरी हो जाती है, अगर वो किडनी में है तो किडनी में पथरी होने का मेन रीज़न क्या है वो आपको बताना है।
यूरिक अम्ल की वजह से होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम सल्फेट होता है। जो किडनी में पथरी होती है उसका होने का मेन कारण आपको बताना है कि इसमें से कौन सा केमिकल है जो प्रेजेंट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है किडनी में जो पथरी होती है उसमें, स्टोन जो होता है उसमें। ठीक है, बस तो ये याद रखना है। इसको हिंदी में क्या बोलते और शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं ये देखना, अश्मरी इसमें लिखा हुआ है, स्टोन, वैसे पथरी। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्रेब हेंसलेट चक्र, इसी को बोलते हैं यूरिया साइकिल या यूरिन साइकिल। ये है यूरिन साइकिल। ठीक है, इसका सेकंड टर्म याद रखना है आपको, यूरिन साइकिल बोला जाता है क्रेब हेंसलेट चक्र को। तो इस बारे में कौन सा स्टेटमेंट है आपको सही वो बताना है। तो ये क्या करता है, आपको पहला ऑप्शन है वृक्क में मूत्र सृजन के लिए होता है, सेकंड ऑप्शन है वृक्क में यूरिया संश्लेषण के लिए होता है, थर्ड है कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए या यकृत में यूरिया संश्लेषण के लिए। It is for the formation of urine in the kidney, for urea synthesis in the kidney, for energy production in the cell, for urea synthesis in the liver। तो सही ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा कि यूरिन साइकिल का काम क्या होता है। तो सिंपल है, यूरिन साइकिल मतलब कि यूरिया बनाएगा या यूरिया साइकिल, तो यूरिया साइकिल ही क्या है, यूरिन क्रेब हेंसलेट चक्र। तो यूरिया साइकिल यूरिया का संश्लेषण करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये उत्सर्जन का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट। ठीक, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे कवर किए, उसके साथ साथ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देखते गए। इसके बाद हमने उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे कवर करवाए हैं। जो भी रह गए होंगे वो हम अगली क्लास में ज़रूर कवर कर लेंगे, बट आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ओके। सो ये कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। इकोनॉमिक्स का कोर्स चल रहा है और इस पर डिस्काउंट चल रहा है 80% का। ये कूपन कोड है, इसको आप लगा करके ये ऑफ़र क्या कर सकते हो, ले सकते हो। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, तो लेटेस्ट पैटर्न में सारा आपको मटेरियल मिलने वाला है। इसके बाद लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लास आपको मिलेंगी। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी इस बार का पैटर्न है 2, 7 और 10 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारा मटेरियल मिल जाएगा और फ्री पीडीएफ नोट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल है, इसमें भी ऑफ़र चल रहा है। कोड आप लगा करके ये ऑफ़र ले सकते हो। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, इसमें 6500 के लगभग आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और इसमें भी ऑफ़र चल रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, तो ये भी आप परचेस कर सकते हो। इसके साथ ही ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो। जितना भी लेटेस्ट है, जितना भी सारा का सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारा टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। साथ में ये ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये नंबर दिया हुआ है, अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।